मिहान शायद 2008-9 में नागपुर में आया Announcement था, बट उसका जो डेवलपमेंट होना था वो काफ़ी स्लो हो गया। कहीं ऐसा ना हो कि ये प्रोजेक्ट भी वहाँ सक्सेसफुल होगा या ना नहीं होगा। आपको क्या लगता है इस पर, आपके क्या व्यूज़ है? मुझे ऐसा लगता है कि जो न्यू नागपुर का प्रोजेक्ट है, ऑब्वियसली देखिए नितिन गडकरी जी ने अनाउंसमेंट किया है, देन देवेंद्र फडणवीस जी ने भी अनाउंसमेंट किया है। देखिए सरकार आज उनके हाथ में है, फंड उनके पास में है। अच्छा। उन्होंने अनाउंसमेंट किया तो कुछ प्लानिंग करके किया होगा। हाँ। मिहान थोड़ा सा लेट हुआ है मैं मानता हूँ, लेकिन आज भी मिहान के अंदर प्रोग्रेस चालू है और मिहान को और काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस की नीड है। मतलब ऐसे कौन से फैक्टर होते हैं कि फ्लैट लेने से पहले कोई भी कस्टमर को देखने जरूरी है? फ्लैट्स लेने के पहले जो चीज़ें डॉक्यूमेंटेशन जरूरी है कि कंस्ट्रक्शन सबसे, मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है कि कंस्ट्रक्शन जो है उसकी क्वालिटी एंड दैट थिंग जो बिल्डिंग बनी वो लीगल है। कि कस्टमर जो अनपढ़ या जिसने ज़्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं है, वो अगर फ्लैट लेने जाता है आज की डेट में, जिसे प्रोसेस पूरी नहीं पता, तो एक सिंपल में मुझे प्रोसेस या स्टेप बताइए कि उसके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। देखिए सबसे पहली बात, नागपुर नहीं ऑल ओवर हिंदुस्तान के अंदर, ऑल ओवर इंडिया के अंदर रेरा जो डिपार्टमेंट है, रेरा डिपार्टमेंट बनाया है इसीलिए गया है कि सारे रेगुलराइज के हिसाब से सारे काम हो रहे हैं कि नहीं। अच्छा। क्योंकि रेरा रजिस्ट्रेशन, रेरा का जो प्रोजेक्ट नंबर होता है वो तभी आता है जब तक कि डॉक्यूमेंट्स का टाइटल वेरिफिकेशन एडवोकेट के पास से ना आए। जो लोग होम लोन ले रहे, रेंट पे रह रहे, उनको आप क्या सजेस्ट करोगे कि उन्होंने फ्लैट परचेज करना चाहिए या अभी कंटिन्यू रेंट पर ही रहे, क्योंकि प्रॉपर्टी के रेट्स दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं? प्रॉपर्टी के रेट्स तो बढ़ेंगे ही, तो मेरे हिसाब से तो उन्होंने लॉन्ग टर्म के हिसाब से बाय करना ही चाहिए। और ईएमआई जो है वो तो सेम ही, ऑलमोस्ट कई बार सेम आती है, कई बार हायर साइड जाती है। गवर्नमेंट का मतलब आरबीआई का रेपो रेट है, ठीक है, लेकिन फ्यूचर के हिसाब से आप पॉपुलेशन, आपकी पॉपुलेशन बढ़ेगी, जो भी चीज़ें बढ़ेंगी तो उसके हिसाब से बाय करना चाहिए फॉर लॉन्ग टर्म। एक चीज़ है कि कई बार लोग रजिस्ट्री के समय जनरली रजिस्ट्री कम अमाउंट की लगाते हैं, एक्चुअल फ्लैट का वैल्यू ज़्यादा होता है, जिसमें वाइट में कुछ और अमाउंट होता है, ब्लैक में कुछ और अमाउंट होता है। तो कस्टमर को पूरे पैसे है वाइट में ही देने चाहिए या फिर ब्लैक, पैसे कुछ पैसे बचाने के लिए वो ब्लैक में भी कई बार पैसे देते हैं? तो क्या एग्जैक्टली करना चाहिए, वो सही है या गलत है? और कहीं फ्लैट की या जो आपके फ्लैट्स हो गए, प्लॉट्स हो फ्लैट या प्लॉट जो भी है, तो उसकी वैल्यू कहीं इससे डेप्रिशिएट भी हो सकती है क्या? गए। देखिए कैसा है कि जो सैंक्शन एरिया है उससे रेडी रखना वैल्यू को मल्टीप्लाई कीजिए और मिनिमम जो खरीदी करनी चाहिए उतने की तो करनी ही चाहिए। मैं तो बोलूँगा पूरे 100% वाइट करो। ओके। लेकिन प्रॉपर्टी का बिजनेस है, काफ़ी लोगों को इन्स एंड आउट्स सब पता है, तो रेडी रखने वैल्यू के नीचे तो कभी करनी नहीं चाहिए, जो है रेडी रखने वैल्यू के ऊपर की ही करनी चाहिए। तो कैश के अमाउंट में कई बार लोग फंस जाते हैं, ऐसा होता है? कैश के अमाउंट के अंदर काफ़ी लोग फंस भी जाते हैं और उसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता और उसकी कोई मान्यता भी नहीं है। रेडी रखने वैल्यू के हिसाब से आप समझ लीजिए, अगर आपने प्लॉट के पक्के के पैसे दिए, वाइट अमाउंट दिया और फिर बाद में आपने कैश दिया सामने वाले को, तो वो अलग पार्ट है, लेकिन रेडी रखने वैल्यू के नीचे मत कीजिए। 100% फाइनेंस करोगे या 100% वाइट करोगे तो बहुत ही अच्छी बात है। अच्छा, प्लॉट कई बार लोग फाइनेंस करवा के लेते हैं, तो प्लॉट फाइनेंस कराना सही है या गलत है? प्लॉट तो समझ लीजिए कि फाइनेंस कराना बहुत अच्छी चीज़ है, बिकॉज कैसा है कि प्लॉट का देखिए एवरेज परसेंटेज जो होता है प्रॉपर्टी का, खेती का समझ लीजिए तो एवरेज परसेंटेज जो रिटर्न या फिर जो उसको कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट आज किया समझ लो 5 लाख रुपए, तो 5 साल के बाद में 10 लाख का एक्सपेक्टेशन खेती के इसमें या फिर उसमें होता है। प्लॉटेबल के अंदर जो ग्रोथ है रेट बढ़ने की वो ज़्यादा होती है। ऑल डिपेंड्स ऑन द लोकेशन एंड डेवलपमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी। तो उसमें लोन लेने में कोई लोन लिए आज फिर आपका समझ लीजिए 5 साल में लोन क्लियर होता है, तो जो प्रॉपर्टी आपने समझ लीजिए 10 लाख में खरीदी, उसका लोन आपने भर के समझ लीजिए 12 लाख का पड़ा आपको, तो वो 12 लाख के 5 से 6 साल के बाद में लेआउट के अंदर अराउंड, मेरे ख्याल से मुझे तो काफ़ी ऐसे प्लॉट्स पता है और काफ़ी ऐसे एरिया पता है जो आपको रिटर्न 12 लाख से ज़्यादा ही मिल जाएगा। 5 लाख के प्लॉट की आपने बुकिंग किया, आपको सब पकड़ के 12 लाख रुपए लगे, उसके अंदर सब 12 साढ़े 12 लाख रुपए 5 साल के अंदर, उसकी वैल्यूएशन आपको आराम से कम गिरी हालत में 18-20 लाख रुपए के मिल जाएंगे। Okay, तो आप क्या कहेंगे कि लोगों को प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए आज की डेट में? ज़रूर ही करना चाहिए, हर किसी को? हर किसी को करना चाहिए, चाहे वो रेंट पे भी रहता हो तब भी? 100%। आप मुझे एक बात बताओ, दुनिया के अंदर हर चीज़ बन रही है, ज़मीन बन रही है क्या? लैंड तो लिमिटेड ही है, वर्टिकली जो जा रहे हैं ऊपर वो तो कंस्ट्रक्शन पार्ट हो गया, लेकिन लैंड एरिया तो कम होते जा रहा है ना। लैंड ज़मीन कहाँ से लाओगे? मालिक ज़मीन बनाना तो उसके हाथ में है। इंसान तो बाकी सारी चीज़ें बना रहे हैं, लेकिन ज़मीन तो वही बना सकता है ना। और जितनी है दुनिया के अंदर उतनी तो बेचना ही पड़ेगा।
दो कंस्ट्रक्शन के समय में दो चीज़ों का यूज़ होता है, एक रेड ब्रिक्स होती है और एक होती है कंक्रीट की ब्रिक्स जो यूज़ करते हैं वो। तो कौन सी बिल्डिंग पे कस्टमर को ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए या अच्छा होता है कंस्ट्रक्शन के लिए, रेड ब्रिक्स अच्छी होती है या फिर कंक्रीट वाले ब्रिक्स? देखिए, ब्रिक्स तो दोनों ही अच्छी है, ऐसा कुछ है नहीं। और डिफरेंस क्या है दोनों ऑल में? ऑन द वर्जन के जो आज के टाइम पे लेटेस्ट में काम चल रहा है। सीमेंट ब्रिक्स के अंदर अब तो तीसरी एक और एक चीज़ है। आप जैसे रेड ब्रिक्स की बात कर रहे हैं, एक है फ्लैश ब्रिक्स जो कंक्रीट ब्रिक्स की बात कर रहे हैं। अब तो लोगों का ऐसा हो चुका है कि जिससे मैंने काफ़ी प्रोजेक्ट्स देखे, गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूँ एक आधा, कि सेंटरिंग बना लेते हैं पूरे लोहे के साथ में, उसके अंदर सीधा M3 M2 जो भी उनको क्यूबिक मोड जो डालना होता है, जो ढांचा होता है मेन, हाँ, तो उसी के अंदर वो सेंटरिंग डाल के पूरा नीचे से लेके ऊपर तक के कंक्रीट और लोहा कर यूज लेते हैं करते हैं। एक साथ में। नॉट यूजिंग द ब्रिक्स, कोई भी, या तो रेड या फिर कंक्रीट की जो ब्रिक्स है वो यूज नहीं करते हुए, वो सीधा ही पूरा आरएमसी प्लांट से क्यूबिक मीटर के अंदर उनका अपना कंक्रीट खरीदते हैं और उसका बना लेते हैं स्ट्रेट। बट ये रेड ब्रिक्स और इसमें डिफरेंस क्या होता है जब फ्लैट बनता है? तो कंक्रीट ब्रिक्स में, रेड ब्रिक्स और फ्लाई ऐश ब्रिक्स और रेड ब्रिक्स में डिफरेंस क्या होता है जब फ्लैट स्कीम बन जाती है? वो तो उसको, वो तो उसका धंधा है वो। जब कोई बिल्डर बना रहा है उसमें, तो कॉस्टिंग का डिफरेंस होता है और मजबूती का भी डिफरेंस होता है, लेकिन आज के टाइम पे तो कंक्रीटिंग का जो चल रहा है वो ज़्यादा है। बट फ्लाई ऐश ब्रिक्स जो होती है वो तो एज कम्पेयर टू रेड ब्रिक्स वो कच्ची होती है और कई बार गर्म ज़्यादा होती है, ऐसा नहीं मैंने नहीं सुना नहीं, है। हाँ नहीं, वो देखिए इतना वन्नी सा फर्क होगा, लेकिन जैसे समझ लीजिए कंस्ट्रक्शन जो करते हैं, तो जो कंक्रीट ब्रिक्स के अंदर, जो फ्लैश ब्रिक्स के अंदर काम करते हैं, उसके अंदर वो अमाउंट ऑफ लोहा भी यूज़ करते हैं। फ्लाई ऐश ब्रिक्स के अंदर हाँ, कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं, उसकी कॉस्टिंग भी होती है, लेकिन लोहा यूज़ करे तो काफ़ी बेटर होता अच्छा, दोनों में ड्यूरेबिलिटी कितनी होती है? फ्लाई ऐश ब्रिक्स की मैंने कई बार प्रोजेक्ट्स देखे हैं जो जल्दी क्रैक हो जाता है, बट जो वही रेड ब्रिक्स के प्रोजेक्ट है, हम लोग तो कई सालों से देखते आ रहे हैं, जो 100 साल पुरानी बिल्डिंग से है। उनका आज भी आज भी टूटा नहीं है, वो आज तक चले आ रही है। क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है सब कुछ, कि द क्वालिटी विच पर्सन इज यूजिंग कैसा है। अब रेड ब्रिक के अंदर भी रेट्स ऐसे है कि कोई 3 रुपए में भी एक ईंट मिल जाएंगी, कोई 7 रुपए में भी ईंट मिलेंगी। अच्छा, सब में लूप होल्स है, हर चीज़ में लूप होल्स है। इट डिपेंड्स कि आपको लूप होल में जाना है या नहीं जाना है, और ना जाए तो आप सक्सेस हो, और गए तो फिर कहीं ना कहीं आपको उसका नुकसान आगे जाके भुगतना ही पड़ेगा। रेपुटेशन स्पॉइल होंगी, क्लाइंट पोर्टल खराब होगा। ओके। और जो लोग होम लोन ले रहे, रेंट पे रह रहे हैं, आज की डेट में 25-30 हज़ार रेंट पे कर रहे हैं, उनको आप क्या सजेस्ट करोगे कि उन्होंने फ्लैट परचेज करना चाहिए या अभी कंटिन्यू रेंट पर ही रहे, क्योंकि प्रॉपर्टी के रेट्स दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं? प्रॉपर्टी के रेट्स तो बढ़ेंगे ही, तो मेरे हिसाब से तो उन्होंने लॉन्ग टर्म के हिसाब से बाय करना ही चाहिए। और ईएमआई जो है वो तो सेम ही, ऑलमोस्ट कई बार सेम आती है, कई बार हायर साइड तो जाती है। गवर्नमेंट का मतलब आरबीआई का रेपो रेट है, ठीक है, लेकिन फ्यूचर के हिसाब से आप पॉपुलेशन, आपकी पॉपुलेशन बढ़ेंगी, जो भी चीज़ें बढ़ेंगी, तो उसके हिसाब से बाय करना चाहिए फॉर लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म परसेंटेज ऑफ ग्रोथ लॉन्ग टर्म के हिसाब से बाय बहुत अच्छा है। तो अगर कोई रेंटल पे रह रहा है तो उसे इमीडिएटली फ्लैट में इन्वेस्ट करना चाहिए या प्लॉट में इफ ही इन्वेस्ट? हैज़ दैट अमाउंट कि वो लोन ले सकता है और इन्वेस्ट कर सकता है फ्लैट के अंदर, तो उसने फ्लैट ले लेना चाहिए। ओके, रहने के लिए, फैमिली रहने के लिए, हिसाब से। फैमिली के हिसाब से। अगर किसी के पास एग्जिस्टिंग लैंड है तो वो उसको यूटिलाइज कैसे कर रहे हैं, वहां से इनकम कैसे जनरेट कर, क्योंकि कई बार लोगों के पास 3,000 5,000 स्क्वायर फीट के, 10,000 स्क्वायर फीट के प्लॉट साइज होते हैं, और कई बार लोगों के पास में 50,000 स्क्वायर फीट या एकर्स में लैंड होता है, तो उसको यूटिलाइज कैसे करें? अगर किसी के पास बड़े खेत है, खेती के लिए लैंड है, या इसके लिए बात करें हम लोग कमर्शियल के लिए लैंड है, यूटिलाइज कैसे करेंगे? देखिए, लैंड की लोकेशन पे डिपेंड करता है। जैसे आप समझ लीजिए किसी का कमर्शियल रोड पे है, 10,000 स्क्वायर फीट है, समझ लीजिए 5 से 10,000 स्क्वायर फीट है, तो कोई जेवी के अंदर लैंड बिल्डर के साथ में वो काम कर ले। अगर उसको लैंड बेचनी है तो, अगर लैंड नहीं बेचनी है तो दे कैन पुट इट ऑल्सो ऑन रेंटल फॉर क्रिकेट टर्फ, या फिर बहुत सारे एंटरटेनमेंट जोन होते हैं जहाँ पे वो उनको दे सकते हैं फॉर रेंटल बेसिस। आजकल कौन से अच्छा ऑप्शन है रेंट में, कौन से न्यू ऑप्शंस आ चुके हैं वैसे? रेंट के अंदर तो काफ़ी तरीके के ऑप्शंस है। कंस्ट्रक्शन करके दे रहे होंगे तो उसका एक अलग रेंट होता है, और उसका अप्रिसिएशन भी अलग होता है। और ओपन लैंड दे रहे होंगे तो उसका भी फिर एक रेंटल का बेसिस अलग होता है। उसके ऊपर नॉन मतलब मूवेबल कंस्ट्रक्शन करो, ऐसा छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट अमाउंट ऑफ कंस्ट्रक्शन करो, जिसके अंदर जैसे हो गया एंटरटेनमेंट, पिकल बॉल हो गया, आज पिकल बॉल काफ़ी चल रहा है, बास्केटबॉल कोर्ट्स हो गया, क्रिकेट टर्फ हो गया, कार पार्किंग हो गया, इन सब चीज़ों में भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन लैंड वैल्यूएशन के हिसाब से काफ़ी बार इसका जो रिटर्न रहेगा वो बहुत स्लो रहेगा और बहुत कम रहेगा। अच्छा,
और अगर हम लोग इसकी बात करें वेयर हाउसिंग वगैरह भी कई बार वेयर हाउसिंग का वो आउटस्कर्ट्स में हो जाता है, और वेयर हाउसिंग का कंस्ट्रक्शन के लिए इन्वेस्टमेंट भी काफ़ी लगती है, और उसका बिजनेस काफ़ी अच्छा है। नागपुर लोकेलिटी के लिए तो काफ़ी अच्छा है वो। अच्छा लेकिन उसके अंदर आपको जैसे वेयर हाउस कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, सारे डॉक्यूमेंटेशन के हिसाब से काम करना पड़ेगा, और उसके बाद में फिर ब्रांड्स है, जो कंपनीज है वो आती है, आपका वेयर हाउस रेंट पे लेती है। अच्छा आजकल सिटी के अंदर भी छोटे मोटे प्लॉट जैसे 3-4 हज़ार 5 हज़ार स्क्वायर फीट के प्लॉट्स भी है, स्विगी इंस्टामार्ट या बिग बास्केट उसके लिए जैसे वही तो बोल रहा हूँ, कंपनीज। आपको वो कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। अच्छा अगर आप ओनर को थोड़ा हाँ छोटा कंस्ट्रक्शन। मोटा अगर आप कंस्ट्रक्शन करते हैं तो फिर आपको उसका रिटर्न, मैंने अभी थोड़ी आपको 2 मिनट पहले बोला कि उसका रेंट आपको अलग मिलेगा। लेकिन Okay. अगर आप जैसे उसका छोटा मोटा कंस्ट्रक्शन अपन बोलते हैं, लेकिन होता नहीं है। 5,000 स्क्वायर फीट पे आप 2,500 स्क्वायर फीट का बांधकाम करोगे तो उसका सैंक्शनिंग लेना पड़ेगा पर्टिकुलर अथॉरिटी के पास से। और सैंक्शनिंग आप लोगे तो आपको सैंक्शनिंग फ्यूचर के हिसाब से भी लेना पड़ेगा, ना कि आप आज 2,000 स्क्वायर फीट का आपने बना लिया उसके ऊपर में और उसके बाद में तोड़ डालोगे। 2,000 स्क्वायर फीट Okay. बनाने के लिए आपको पैसा तो लग ही रहा है ना। बीम खड़ा करना है, आरसी स्लैब बनाना है, कंस्ट्रक्शन करना है, ओके तो वो सब चीज़ों के लिए आपको पूरी प्लानिंग करना पड़ेगा। और आपको फिर वो कंपनी जो है, डार्क स्टोर्स जो आज स्विगी है, जोमेटो है, जो भी व्हाट्सएप ब्रांड्स है वो आज खोल रहे हैं, तो फिर उनको उसके हिसाब से उसका सैंक्शन, उसके हिसाब से उनको इतना इलेक्ट्रिसिटी का वोल्टेज वो सब भी प्रोवाइड करना पड़ेगा। क्या रेंटल इनकम हो जाती होगी इन डार्क स्टोर्स को अगर हम लोग रेंट पे देते हैं तो? अप्रोक्सीमेटली समझ लीजिए 35 टू 55 रुपीज स्क्वायर फीट के बीच में होती है। 35 to 55 रुपीज स्क्वायर फीट। स्क्वायर फीट। इट ऑल डिपेंड्स ऑन द लोकेशन। एक ऑन एन एवरेज फिर भी एक 5 हज़ार स्क्वायर फीट के अगर हम लोग बात करें तो उससे कितना जनरेट हो जाता होगा? अराउंड समझ लीजिए इट्स गोज अराउंड 1 लाख, 1 लाख के 1 आसपास लाख रेंटल टू 3 इनकम? लाख के बीच में वो भी हो जाता ओपन प्लॉट से आप कमा सकते है। हैं? ओपन प्लॉट्स की बात नहीं कर रहा हूँ। जो कंस्ट्रक्शन करवा के। ओपन प्लॉट के अंदर आपको लाख रुपए के आसपास में मिल जाना चाहिए। 55 टू 50,000 ओपन प्लॉट, और कंस्ट्रक्शन वाला है तो फिर ज़्यादा ही मिलेगा, 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख ऐसा भी होता है। अच्छा कई बार लोग ईएमआई पे लोन लेते हैं, 60 साल के लिए लेते हैं, सॉरी 15-20 साल के लिए लेते हैं, तो ईएमआई इजीली कैसे रीपे करना चाहिए और क्या कैसे हम लोग जल्दी से जल्दी लोन खत्म करें होम लोन का, और कैसे बेनिफिट एक्चुअल उठाए प्रॉपर्टी का? देखिए, अगर कैपेसिटी है किसी की पर्टिकुलर पर्सन की, जैसे आप समझ लीजिए कि कोई प्रोजेक्ट है जिसके अंदर कोई लेआउट का प्रोजेक्ट, एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। समझ लीजिए कोई लेआउट है जिसके अंदर 100 लेआउट है, 100 प्लॉट्स है। Okay. एक लेआउट है उसमें 100 प्लॉट्स है। तो मेरा एक अंदाज ऐसा है कि समझ लीजिए आपको पता है कि बिल्डर ट्रस्टेबल है, आपको यहाँ पे बुकिंग भी अच्छी मिल जाएंगी। तो जब ओपन होता है, जब लॉन्च होता है, तो काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स ना कम रेट में बिके जाते हैं। तो आप समझ लीजिए वहाँ पे आपने 2 प्लॉट बुक कर लिया, और 2 प्लॉट बुक करने के बाद में आपको फ्यूचर के अंदर एक ही प्लॉट रखना है आपके इन्वेस्टमेंट के तौर पे, और बाकी दूसरा प्लॉट आपको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना है। तो आप क्या कीजिए कि 2 प्लॉट बुक कीजिए। एक प्लॉट को जब डेवलपमेंट थोड़ा सा हो जाएगा, क्योंकि आपको तो अभी 25 to 30% अमाउंट ही भरना है, उसके बाद में डेवलपर का जब लोन प्रोजेक्ट सैंक्शन हो जाएगा, उसके बाद में उसका जब रेरा आरएल आ जाएगा, उसके बाद में आपको उसके सेल डेट मानना है। उसके पहले तो आपको मानना नहीं है, 10 to 20% के आसपास के आपको पेमेंट देना है। तो कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो मल्टीनेशनल ब्रांड्स हैं, तो वो तो स्टैम्प ड्यूटी भरने को लगाते, तो उसमें आप प्लॉट को रीसेल कर ही नहीं सकते या पलटा ही नहीं सकते। ओके लेकिन जिस प्रोजेक्ट के अंदर आप कस्टमर को पलटा सकते हो, तो आप 2 प्लॉट बुक करके समझ लीजिए अगर आपने एक प्लॉट 200 रुपए 300 रुपए स्क्वायर फीट के नफे पे भी बेच दिया 3 महीने होल्ड करने के बाद में, तो आपके 1,000 स्क्वायर फीट के प्लॉट पे 3 लाख तो यहीं फ्री हो गए। ओके। उसी से आप उसकी अल्टापट्टी का काम शुरू कर सकते हो। रियल एस्टेट में ऐसे कौन से और लूप होल्स है जहां से लोग पैसे कमा सकते हैं? सबसे बड़ा लूप होल तो ये बता दिया मैंने तुम्हारे को। ये तो एक आपने बताया, और भी कोई तरीके हैं जहां से रियल एस्टेट से पैसे कमाए जा सकते हैं? दूसरा ऐसा है कि समझ लीजिए कोई प्रोजेक्ट है जिसके अंदर समझ लीजिए 100 फ्लैट्स है या 100 प्लॉट्स है। आपने समझ लीजिए खुद के लिए एक फ्लैट लिया वहाँ पे, और एक प्लॉट लिया। अब समझ लीजिए फ्लैट है 50 लाख का, अब उसके ऊपर ब्रोकर है समझ लीजिए 2% चल रहा है। प्रॉपर्टी केस में समझ लीजिए एक फ्लैट का एग्जांपल दूंगा, समझ लीजिए कि 50 लाख का एक फ्लैट है, वहाँ पे 2% का ब्रोकरेज मिल रहा होगा नॉर्मली लोगों को। तो व्हाट यू कैन डू, इसके बिल्डर के पास में आप जाके खुद के लिए आपको फ्लैट लेना है और आपको उसका रीपेमेंट भी जल्दी करना है, जो आपने मुझे पूछा, तो आप 2-3 फ्लैट और कस्टमर्स को दिखा के उसके अंदर से भी ब्रोकरेज अच्छा खासा कमा सकते हो। अपनी पहचान वालों को अपनी पहचान वालों के साथ में अपनी कम्युनिटी के लोगों को जाके बेचो, या फिर अपनी पहचान वालों को जाके बेचो, तो उसके अंदर ब्रोकरेज काफ़ी फ्री हो जाता है। लाइक यू मेक अ डील विद द डेवलपर कि भैया मैं आपके एक साथ में 10 फ्लैट बुक करूंगा, और बल्क बाइंग में आपको बल्क बाइंग के अंदर मिलेगा। तो उसका बेनिफिट आपको रेट भी कम मिलेगा और उसका कमीशन भी आपको अच्छा मिलता है। दैट हैपेंस अ लॉट इन प्लॉटिंग बिजनेस। सबसे अच्छा फेज कौन सा है जब कोई प्लॉट या फ्लैट लेना चाहता है? बिफोर कंस्ट्रक्शन बिगिंस, या फिर कंस्ट्रक्शन हो रहा है तब, या फिर कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया है उसके बाद?
सबसे अच्छा फेज कौन सा है जहाँ पे इन्वेस्ट या पैसे लगाने चाहिए किसी भी परचेसर को? ये जो सवाल है इसका सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो बिल्डर है या फिर जो डेवलपर है, सबसे इम्पोर्टेंट वो है इस सवाल के जवाब के अंदर। Okay. कि डेवलपर अगर आपका ट्रस्टेड हो, यू हैव डेल्ट विद दैट पर्टिकुलर डेवलपर बिफोर ऑल्सो, तो उसके बेसिस पे अगर आपको उस पर ट्रस्ट है तो आपने तो प्री लॉन्च फेज के अंदर ये काम कर लेना चाहिए। प्री लॉन्च फेज में आपको उसके अंदर आपका रिटर्न भी अच्छा मिलेगा, वैल्यूएशन भी जल्दी ग्रो होती है। लेकिन अगर बिल्डर आपका ट्रस्टवर्दी नहीं है, न्यू इन्वेस्टर है, कुछ है, तो मेरा तो ऐसा बोलना है कि फिर आफ्टर डेवलपमेंट जब पूरा सैंक्शन हो जाए, भले वो कॉस्टली पड़ेगा लेकिन आपका एक फर्स्ट इन्वेस्टमेंट रहेगा तो ट्रस्ट बिल्डअप हो जाना चाहिए, उसी के बाद में until you know the builder. until you know the builder और डेवलपर। कई बार ऐसा होता है कि मार्केटिंग एजेंसी के रेट डिफरेंस होते हैं और बिल्डर के एक्चुअल जो डेवलपर होता है, बिल्डर डेवलपर, उसके रेट में और मार्केटिंग एजेंसी के रेट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। तो ये एग्जैक्टली क्या हो रहा है नागपुर में और जिसकी वजह से कस्टमर को सफ़र करना पड़ रहा है, महंगे प्लॉट्स या फ्लैट उनको मिल रहा है, और सेकंड जो है बिल्डर डेवलपर को भी सफ़र करना पड़ रहा है कि उनकी इन्वेंटरी जल्दी क्लियर नहीं हो रही है। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है नागपुर मार्केट के अंदर नहीं, ये तो ऑल ओवर इंडिया के अंदर है। लेकिन उसके बगैर उसका रास्ता भी नहीं है। क्या होता है कि बहुत सारे डेवलपर जो होते हैं ना, वो डॉक्यूमेंटेशन क्लियर नहीं होती और फेक होते हैं, और जो मार्केटिंग वाले होते हैं उनसे इनको पता चल रहा था कस्टमर्स को कि ये प्रोजेक्ट ऐसा सही नहीं है, तो मार्केटिंग वाले अपने पैसे लेते हैं। तो मार्केटिंग का ब्रोकरेज जो है ठीक है रहना चाहिए, लेकिन नागपुर के मार्केट के अंदर मैंने देखा हूँ कि ब्रोकरेज बहुत ज़्यादा है। नागपुर के मार्केट के अंदर कुछ एरिया में तो 300 रुपीज़ से 350 रुपीज़ स्क्वायर फीट तक के भी ब्रोकरेज लेते हैं प्लॉट के अंदर। क्या होता है कि समझ लीजिए कोई प्रोजेक्ट है जिसके अंदर 1000 रुपए की कॉस्ट है, लैंडलॉर्ड को पड़ी है, इंक्लूडिंग द लैंड डेवलपमेंट एंड सैंक्शनिंग कॉस्ट, और ही सेलिंग इट अराउंड समझ लिए 1300 रुपीज़ स्क्वायर फीट। तो क्या होता है कि मार्केटिंग एजेंसी वो 1300 रुपये स्क्वायर फीट में प्लॉट उनके साथ में डील साइन करती है, एंड दे सेल इट ऑफ अराउंड फॉर समथिंग 1500-1600 रुपीज़ स्क्वायर फीट। द रीज़न कि वो जो मार्केटिंग का खर्चा है वो 300 रुपये स्क्वायर फीट से अगर वो ब्रोकरेज देता है तो जितना लैंडलॉर्ड नहीं कमा रहा है उतना तो मार्केटिंग वाला कमा लेता है, और उसका बेर एक लैंड डेवलपर को ज़्यादा देखना पड़ता है। क्योंकि देखिए कैसा होता है कि समझ लीजिए उसको तो 1000 रुपये स्क्वायर फीट का ना सब कुछ पड़ा, अब 300 रुपीज़ वो अपना प्रॉफिट रख रहा है, लेकिन वो सेल जो मार रहा है, अच्छा, कस्टमर तो फाइनेंस के लिए आ रहा है, तो सेल जो मार रहा है वो तो मार रहा है 1500-1600 रुपये की। अच्छा, तो 600 रुपये का जो नफा है उसमें से आप तो 30% गवर्नमेंट को दे रहे हो। ओके, तो 600 रुपये में से 30% तो 180 रुपये स्क्वायर फीट हो गया। तो लैंड डेवलपर को एक्चुअल में प्रॉफिट कितना है? 1300 रुपये का, 300 रुपये स्क्वायर फीट का उसने 1300 में दे दिया है। टैक्सेस भी उसके बढ़ ऊपर जाएंगे, तो 180 रुपये का टैक्स ही लग जा रहा है। तो डेवलपर तो 120 रुपये कमा रहा है, बट लैंडलॉर्ड को उस पे काफी, जो मार्केटिंग वाला है वो 300 रुपये लेके जा रहा है। अच्छा, अब उनके पास में होते हैं काफ़ी सारे लोग, तो मार्केटिंग के पास में तो काफ़ी सारे लोग होते हैं, तो वो अलग अलग एम्प्लॉयज़ के अकाउंट के अंदर पैसे डलवा देते हैं और ब्रोकरेज के लिए उनको टैक्सेशन बच जाता है। लेकिन लैंडलॉर्ड का तो एक ही अकाउंट होता है, रेरा, जिसका उसको सब भरना है। इसीलिए जो नया रूल आया रेरा का मार्केटिंग एजेंसी के अंदर कि जो भी पैसे आ रहे हैं उसका अकाउंट उनको लीगल तरीके से शो करना है मार्केटिंग एजेंसी को। लेकिन उसके अंदर भी बहुत सारे लूपहोल्स है कि आप अगर एक मार्केटिंग एजेंसी के अंदर 500 लोग हैं कोई, तो आप सबके अकाउंट के अंदर थोड़ा थोड़ा पैसा डालोगे तो आपको 30% टैक्स स्लैब से बच जा रहे हो ना। यस, टैक्स स्लैब तो आपको कम हो जाएगा, इतने सारे एम्प्लॉयज को बांटेंगे तो 5% लगेगा, 10% लगेगा। लेकिन लैंड डेवलपर जो है उसको तो पर्टिकुलर एक अकाउंट से काम करना है और उसको 30% का टैक्स स्लैब है, 30% का। तो अगर मैं कोई प्लॉट बेच रहा हूँ, मैंने कोई अगर प्लॉट डाला 1000 रुपये स्क्वायर फीट में और वहाँ पे अगर माल समझ लीजिए 1500 रुपये स्क्वायर फीट बिक रहा है, लेकिन मैंने तो मार्केटिंग एजेंसी को 1300 में दिया हूँ, तो मेरे को 300 पे तो 30% लग ही गया है ना। अगर मैं मार्केटिंग वालों को पैसे भी अगर वाइट में दूंगा, उनका ब्रोकरेज भी अगर मैं वाइट में दे रहा, तो उनका 200 रुपये का ब्रोकरेज तो हटा दीजिए, 200-300 रुपये जो भी, अगर वो 1600 में बेच रहे हैं तो उनका 300% चलो मैंने ब्रोकरेज में भी दिया, लेकिन उनके पास में तो वो ऑप्शन है कि उनके पास में जो 500 एम्प्लॉइज है उसके अंदर वो ब्रोकरेज शो कर डालेंगे। लेकिन यहाँ पे जो है ये 300 रुपीज के अंदर उसको तो 90 रुपए जो लग रहे हैं उसकी तो कमाई 210 की चोरी है। तो यहाँ बिल्डर्स को ज़्यादा टैक्सेशन पड़ जाता है, बहुत ज़्यादा बेयर करना पड़ रहा है ये चीज़ों के अंदर, तो इसीलिए प्रॉपर्टी भी महंगी है तो टैक्सेशन भी उसी के हिसाब से उनको ज़्यादा लगता है। तो इसीलिए नागपुर के जो कमाई का लेवल है वो कम है, इसीलिए तहसील प्लेस पर प्रॉफिट ज़्यादा है। तो इस केस में कस्टमर को क्या करना चाहिए और बिल्डर्स को क्या करना चाहिए? कस्टमर का तो मैं ऑप्शन आपको ये बोलूँगा कि कुछ बिल्डर्स ऐसे होते हैं जो मार्केटिंग वालों के ही प्रेफर करते हैं, वही सेल करते हैं, उनको हेडेक नहीं चाहिए तो। और कुछ होते हैं जो डायरेक्ट कस्टमर्स का बेनिफिट देखते हैं, जैसे हम तो कस्टमर्स का बेनिफिट ज़्यादा देखते हैं।
नो मार्केटिंग एजेंसी, डायरेक्ट अपनी मेहनत से कस्टमर्स को बेचो तो कस्टमर्स को वो 200-300 रुपये का बेनिफिट मिले। जैसे जहाँ पे 2600 में लोग बेच रहे हैं, हम वहीं पे 2300 में बेच रहे हैं, क्योंकि Okay. हमें मार्केटिंग वालों को, अगर मैंने, देखिए धंधा उनका भी है, पेट उनका भी है, धंधा उन्होंने भी करना चाहिए, खाना उन्होंने भी चाहिए, लेकिन खाने की एक लेवल होती है। जो ब्रोकरेज होता है 30-40-50 रुपीज स्क्वायर फीट, 100 रुपीज स्क्वायर फीट मैक्स समझ लीजिए, लेकिन ये जो ब्रोकरेज है दैट इज अनएक्सेप्टेबल फॉर मी। ओके, ये तो हो गई कि ब्रोकरेज की टर्म, बट इसके अलावा और क्या मार्केटिंग के वेज है जो विदाउट मार्केटिंग, रियल एस्टेट मार्केटिंग एजेंसी है, उसके अलावा कोई आप मार्केटिंग के वेज बताना चाहोगे बिल्डर्स को या डेवलपर्स को, जिससे कि वो ब्रोकरेज देने से कहीं ना कहीं बच जाए? अदर बिल्डर्स एंड अदर ब्रोकर्स, हाँ, ब्रोकर्स के ब्रोकरेज देने से बच जाए, ऐसे कोई मार्केटिंग टेक्टिक्स है आपके पास में, जल्दी इन्वेंटरी भी क्लियर हो और बिल्डर्स के ऊपर भी ज़्यादा बोझ भी ना और साथ ही उनको कस्टमर भी मिलते जाए? देखिए धंधे की 3 धारा है, हम्म 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स इन दी रियल एस्टेट बिजनेस। एक है कस्टमर, हम्म एक है बिल्डर हम्म और एक है मार्केटिंग वाला। हम्म तीनों को एक दूसरे का पेट पालना और तीनों को एक दूसरे का काम करना, उसके बगैर काम नहीं होगा। बस ये है कि रेट कम होना चाहिए, एक व्यवहारिकता होनी चाहिए रेट के अंदर, जो कि अभी के मार्केट में इतनी नहीं है। कोई भी आप डेवलपर पकड़ लीजिए, उसका एक ही ऑप्शन है जो लोग कर रहे हैं कि उनको सैलरी बेसिस पे लड़कों को रखना पड़ेगा। ऑन द सैलरी बेसिस में क्या होता है, मार्केटिंग एजेंसीज को, मार्केट नहीं, बिल्डर्स को, डेवलपर डेवलपर्स की बात कर रहा हूँ कि इसके अंदर डेवलपर्स काफ़ी लोग कर भी रहे हैं नागपुर के अंदर, जो रियल एस्टेट का काम करते हैं वो खुद की, जैसे बड़े बड़े टीम बिल्डअप कर रहे हैं। खुद की टीम बिल्डअप है उनकी, और उनकी टीम ही उनका खुद का माल बेचते हैं। तो ये जो लूप होल है जिसके अंदर ये 200-300 रुपये स्क्वायर फीट का लूप होल है वो बच जाता है। ओके, जैसे क्या होता है कि वो सैलरी बेसिस पे उन्होंने 15-20,000 रुपीज़ के सैलरी बेसिस पे एम्प्लॉय को रख लिया, एंड दे मेक हिम कंपलसरी कि वो खुद ही मार्केटिंग का खर्चा भी वो खुद ही करते हैं ब्रांड्स, और बंदा जो होता है उसको 15,000-20,000 की सैलरी दे दो और उसका ब्रोकरेज बांध दो 50 रुपये स्क्वायर फीट या फिर जो भी व्हाट्सएवर बांध दो, तो वो छोटे अमाउंट में काम हो जाता है। रियल एस्टेट के लिए कौन सी एडवर्टाइजिंग मीडिया जनरली अच्छा काम करते हैं? कौन सी मीडिया, मतलब मैं समझ नहीं। कौन से एडवर्टाइजिंग मीडियम ज़्यादा अच्छे से काम करते हैं रियल एस्टेट में? खास करके डिजिटल मार्केटिंग अच्छा काम करता है या होर्डिंग एडवर्टाइजमेंट या पैम्पलेट जैसी चीज़ें, किससे ज़्यादा आउटपुट आता है रियल एस्टेट? होर्डिंग के अंदर और जो डोर टू डोर होता है जैसे पॉम्पलेट्स बांटना, ये ज़्यादा बेटर है, क्योंकि डिजिटल होल्डिंग के अंदर उतना एक्सप्लेनेशन नहीं मिलता, और डोर टू डोर पॉम्पलेट्स बांटने में क्या होता है कि कस्टमर्स के घरों पे जाया जाता है, उनसे उनका डेटा लिया जाता है कि इफ़ दे आर इंटरेस्टेड और नो, एंड इफ़ दे आर इंटरेस्टेड तो कितना अमाउंट उनको इन्वेस्ट करना है। डिजिटल के अंदर भी ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन एरिया जो है उसके ऊपर डिपेंड करता है सबसे बड़ा कि डिजिटल फैक्टर, जैसे अब मैंने समझ लीजिए कोई तहसील एरिया में काम किया, तो तहसील एरिया में डिजिटल का इतना माहौल नहीं है, वहाँ पे डोर टू डोर जाके एडवर्टाइजमेंट का परसेंटेज ज़्यादा करना पड़ेगा। ओके, और जैसे अब मैं नागपुर सिटी के अंदर मेरे को किसी को कुछ बेचना है तो उसका डिजिटल एरिया में भी चल जाता है, क्योंकि वो आजकल जो सोशल मीडिया एप्लीकेशंस है उन पर डिजिटली बहुत ईजी हो जा रहा है एडवर्टाइज करना। नागपुर में किसी को फ्लैट बेचना है तो वो तो ऑब्वियसली बात है कि वो डिजिटली प्रीफर करेंगे, क्योंकि वहाँ के कस्टमर्स का पॉइंट ऑफ व्यू वैसा है। हर कोई आज के टाइम पर हर किसी का उसमें इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया के लिंक्डइन अकाउंट, ये सब जो है, फेसबुक है, ये सारी चीज़ें काफ़ी है, तो ऑनलाइन उनको स्क्रॉल करते हैं। एल्गोरिदम इस तरीके से है पूरी दुनिया के अंदर कि आपने गूगल पे कुछ सर्च किया तो आपको इंस्टाग्राम पे या फिर लिंक्डइन पे या फिर आपको दिखाई देती है इनडायरेक्ट वे में। तो डिजिटल मार्केटिंग में भी डेवलपर्स को उतरना चाहिए ऑब्वियसली 100%, और उतर चुके हैं, काफ़ी जगहों पे उतर चुके हैं लोग। अगर कोई आपके पास फंडिंग करता है, कोई पैसे लगाना चाहता है, तो आप उसे कैसे चार्ज करते हैं, कितने चार्जेस लेते हैं? देखिए हमारे 2 से 3 तरीके के अलग अलग प्रपोजल्स है। आरजे वेंचर्स मेनली आपका सारा वर्किंग करता है, लैंड किसी की है और उसको डेवलपमेंट करना है रिगार्डिंग लेआउट या फिर कंस्ट्रक्शन, कमर्शियल, रेसिडेंशियल या वेयर हाउसिंग भी। तो हम लोग कंस्ट्रक्शन के इसमें 10% के अप्रोक्सीमेटली चार्ज करते हैं ऑन द टर्नओवर। इफ द प्रोजेक्ट इज वेरी बिग देन वी कैन गो बिलो 10%, ऑल्सो वी गो टुवर्ड्स 7% टू 10%, नथिंग लेस देन दैट। एंड अगर कोई लेआउट का होता है डेवलपमेंट ईच एंड एवरीथिंग, तो हम 15% ऑन द प्रॉफिट लेते हैं, प्रॉफिट शेयरिंग पे? प्रॉफिट शेयरिंग में रहते हैं, क्योंकि हम ईच एंड एवरीथिंग सैंक्शनिंग प्रोसेस से लेके डॉक्यूमेंटेशन से लेके ट्रांजैक्शन क्लोजर से लेके ईच एंड एवरीथिंग में वर्क करके देते हैं। अच्छा, इसमें आपका कोई गारंटी होता है कि इतना % रिटर्न मिलेगा ऐसा कुछ? मैंने आज तक के जितने भी प्रोजेक्ट्स हुए हैं राइजिंग जर्नी वेंचर्स में, हमने जितने भी प्रोजेक्ट्स किए, एनी प्रोजेक्ट दैट इज बिलो 55% वी डोंट टेक इट एंड वी डोंट रिकमेंड ऑल्सो। तो मिनिमम 55% का रिटर्न हम लोगों का है ही, मैक्स टू मैक्स 3 years एंड मिनिमम वी गिव 18 months।
18 मंथ्स में आप 55% 55% के अप्रोक्सीमेटली मिनिमम रिटर्न। हाँ, मैक्सिमम रिटर्न आपने कितना दिया आज तक मैंने एक फर्म को दिया अभी 126 से 130% के आसपास 3 इयर्स के अंडर में? विद इन 3 इयर्स। साल का रिटर्न भी पकड़ोगे तो 40% के आसपास से 40% रिटर्न पर ईयर? पर ईयर में दिया ही 3 साल में पूरा क्लोजर हुआ पूरे प्रोजेक्ट का, जिस दिन उन्होंने पैसा दिया था और जिस दिन उन्होंने आखिरी पैसा लिया। तो ये वन शॉट आप पेमेंट लेते हो सारा या फिर पार्ट पार्ट में? ऑल ऑन द डिफरेंट फेस, कहीं कहीं तो पूरे पैसे लगाना भी नहीं पड़ता। प्रॉपर्टी का बिजनेस ऐसा है, यू डू सम डील्स ऑन पीडीसी, पोस्ट डेटेड चेक्स, देन आपके पास में अगर अमाउंट है तो एक साथ में भी डाल दिया तो लैंड परचेज करके डेवलपमेंट के पैसे निकाल लेते हैं उसके अंदर। जैसे बुकिंग्स आती है तो प्रोजेक्ट के जो डेवलपमेंट के पैसे वो वहीं के वहीं निकल जाते हैं। तो मेन बिजनेस इसमें आपका है कि आप इन्वेस्टमेंट कराते हैं, प्रोक्योरमेंट से लेके सेलिंग तक के सारा काम आपका ईच एंड एवरीथिंग, प्रोक्योरमेंट, सेलिंग, द ट्रांजैक्शन टू बी क्लोज्ड, रिगार्डिंग मनी ट्रांजैक्शंस जो भी है वो सब भी हम क्लोज करके देते हैं। जस्ट इन्वेस्टर को इन्वेस्ट करना है, They have to invest it. लैंड फाइंडिंग का भी काम आप ही करते हैं? ईच एंड एवरीथिंग, हर चीज हम करके देते हैं। लैंड सिलेक्शन से लेके तो उसको सेलिंग करके उसका आखिरी चेक का ट्रांजैक्शन उसके अकाउंट में जाए तक के ईच एंड एवरीथिंग हम करके देते मिनिमम इन्वेस्टर का अमाउंट क्या होगा अगर आपके पास कोई आना चाहे कल को? रिटेल इन्वेस्टर भी अगर करना चाहे तो? हैं। रिटेल इन्वेस्टर देखिए बात ऐसी है कि अगर नागपुर के प्रोजेक्ट्स है, मेरे पास में आउटस्कर्ट्स के भी प्रोजेक्ट्स होते हैं, मैं प्रेफर करता हूँ कि उनको अच्छे से अच्छा परसेंटेज दूँ। तो ऐसा समझ लीजिए कि एक प्रोजेक्ट के अंदर जो हमारा मिनिमम रिटर्न होता है तो 55% के आसपास जा ही जाता है। अब वो कोई 12 महीने में भी क्लोज होता है, कोई 18 महीने में होता है, कोई 3 साल में भी क्लोज होता है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन द इन्वेस्टमेंट ऑफ द पर्टिकुलर पर्सन और उसके हिसाब से हमको प्रोजेक्ट वैसा लाना पड़ता है। और परसेंटेज आपने एक सवाल पूछा, क्या पूछा? रिटेल इन्वेस्टर के लिए मिनिमम रिटेल इन्वेस्टर अगर हो किसी सकता है को कोई करना चाहे तो? प्लॉटिंग का बोल रहे हो? कोई भी इसमें अगर आपके पास आपकी कंपनी में कोई मिनिमम इन्वेस्टमेंट करना चाहे, समझ लीजिए कि 20 लाख है, 25 है, 50 है, तो उनको सिर्फ प्लॉट्स प्रोवाइड कर सकते हैं। अच्छा, ओनली प्लॉट्स यू कैन गिव? आई कैन गिव देम वेरी नाइस प्लॉट जिनका रेट उनको 3 साल के अंदर डबल होके मिल जाए एटलीस्ट। जैसे आज किसी ने 25 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट किया है, प्लॉट लिया है, सेल किया है, तो 3 साल में एटलीस्ट उसको इतना अच्छा रिटर्न मिल जाए कि वो 25 लाख के उसके 42 से 50 लाख के आसपास हो जाए विद इन 3 ईयर्स। मैं वही रिकमेंड करता हूँ और वैसी जगह पे हम लोग काम करते हैं। हमारे टोटल ग्रुप के मोर देन 250 प्रोजेक्ट्स हो चुके हैं पूरे ग्रुप के। तो उसके अंदर जो हमारे 250 लेआउट एंड कमर्शियल एंड रेसिडेंशियल के जो प्रोजेक्ट्स हुए वेयर हाउसिंग इन्वॉल्व करके, तो हमारा एक ही मोटो है सबसे पहले कि कस्टमर को उसका बेनिफिट दिए जो वो बुक करता है। क्योंकि आज हमारे कस्टमर्स काफ़ी सारे ऐसे हैं जिन्होंने हमारे डे 1 से जो हमारे प्लॉट्स प्रोजेक्ट नंबर 5 या प्रोजेक्ट नंबर 10 से हमारे साथ जुड़े हैं, तो प्रोजेक्ट नंबर 257 258 तक के रहे हमारे साथ में। ऐसे काफ़ी कस्टमर्स हैं हमारे पास में जिनको बेनिफिट्स काफ़ी मिले हैं। विद इन 3 इयर्स हमने कस्टमर्स को बहुत अच्छा अच्छा बेनिफिट देते हैं हम लोग अप्रॉक्स रेशियो के अंदर, तो इसीलिए कस्टमर्स जुड़ता है। और एक बिग इन्वेस्टर को इन्वेस्ट करना है तो वो कहाँ से शुरुआत होती है कि 5 करोड़ 10 करोड़? क्या होता ऐसा बोल सकता हूँ कि 7 CR से 7 CR स्टार्टिंग। अब जैसा जैसा मार्केट का रेट बढ़ रहा है तो उसके हिसाब से फिर 7 CR 5 CR के आसपास के अंदर भी इन्वेस्टमेंट्स हो सकती है। तो एक आपकी कंपनी एग्जैक्टली काइंड ऑफ व्हाट इन्वेस्टमेंट कंपनी है, फाइनेंशियल कंपनी है, या फिर मार्केटिंग कंपनी है, या डेवलपमेंट कंपनी है? क्या कहेंगे? हम ऐसी कंपनी है जो सिर्फ लोगों को पैसा कमा के देते हैं। अच्छा, दैट्स इट। उसके आगे मैं कुछ बोल नहीं सकता। बस पैसा कमाना है तो उसके लिए हमारे पास में बैठ जाओ, हम आपको रियल एस्टेट से कहीं ना कहीं से पैसा कहीं ना कहीं कमा के देंगे ही। और रिटर्न हमारा मिनिमम इतना रहेगा ही। मार्केट के अंदर जो लोग जैसे 15% या 25% के आसपास में काम करते हैं, पूरे मार्केट में आप कहीं पे भी चल जाओ, रियल एस्टेट के अंदर सेलिंग से लेके या फिर पूरा जीरो से लेके जेड तक के जो वर्क करते हैं, जो प्रोसेस हम आज करके दे रहे हैं लोगों को, जो नागपुर के अंदर हम लोग काम कर रहे हैं, वो लोगों के लिए लोग 25% अप्रोक्सीमेटली चार्ज करते हैं। हम कंस्ट्रक्शन के अंदर 10% एंड लेआउट के अंदर 15% में वो काम कर देते हैं। 10 से 15% में सारा काम कंप्लीट करके आप प्रॉफिट भी जनरेट कर देते हैं? प्रॉफिट भी जनरेट करते हैं और वो वसूल भी लेते हैं हम लोग प्रॉफिट, मतलब एरिया बढ़ा के या फिर कहीं ना कहीं से। आपने इन करोड़ मतलब इतने सालों में कितने पैसे लोगों को कमा के दिए हैं और आपने खुद ने, आपका टर्नओवर कितना है कंपनी का? देखिए हमने अप्रोक्सीमेटली आज तक के 12 लाख स्क्वायर फीट के आसपास का एरिया तो मैंने सेल आउट किया हूँ। 12 लाख स्क्वायर फीट? 12 लाख स्क्वायर फीट का ये सिर्फ नागपुर सिटी में नहीं, ऑल ओवर मतलब विदर्भ के अंदर 12 लाख स्क्वायर फीट के आसपास का एरिया, प्लॉटेबल एरिया हमने सेल आउट किया मिनिमम, इतना तो है ही। और रेंटल पे मैंने अप्रोक्सीमेटली 10,50,000 स्क्वायर फीट के आसपास का एरिया रेंट पे भी करा के दिया हूँ, डील्स जो क्लोज हुई है हमारी। तो इसमें अभी तक आपने इन्वेस्टर को कितने पैसे कमा के दिए आज तक इतनी बड़ी जर्नी में? इतनी बड़ी जर्नी के अंदर हमारा पोर्टफोलियो तो अच्छा खासा हमने लोगों को पैसे कमा के दिए, अब वो बोलने वाली बातें नहीं है, लेकिन मोर देन 1000 CR के आसपास का प्रोजेक्ट हमने क्लोज करके दिए। आपने 1000 CR के प्रोजेक्ट कंप्लीट करके दिए है टोटल, इन टोटल ऑल द वैल्यूएशन
अलग अलग प्रोजेक्ट्स में ओके, इन रियल एस्टेट इन रियल एस्टेट। कितना बड़ा मार्केट हो सकता है रियल एस्टेट का, अगर कोई कर रहा है तो आज की डेट में आपको क्या लगता है? देखिए, रियल एस्टेट का धंधा एक समंदर है। पूरी दुनिया के अंदर एक अकेला आदमी या फिर पूरी दुनिया का पैसा भी रियल एस्टेट में लगाओ तो ज़मीन पड़ी ही रहेंगी और ज़मीन मिलेंगी बेचने के लिए। रियल एस्टेट बहुत बड़ा समंदर है, जितना पैसा कमाना है कमा लो। और आज के टाइम पे मेरी नज़र में तो नागपुर का जो रियल एस्टेट बिजनेस है, पैसा डाल दो, आगे जाके कमाना बहुत है। आज की तारीख में लोग, कई सारे लोग फार्म हाउस बना रहे हैं, फार्म हाउस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, और डेवलपर्स जो है फार्म हाउस के नए नए प्रोजेक्ट्स लेके आ रहे हैं। तो इसमें आपको ऐसा लगता है कि जो सिटी के बाउंड्री के बाहर, जैसे 45 किलोमीटर 60 किलोमीटर के बाहर फार्म हाउस बन रहे हैं, तो जंगल कहीं ज़्यादा काटे जा रहे हैं, जिसके वजह से पेड़ कम हो रहे हैं, जंगली जानवरों की जो रहने के लिए जगह है वो कम हो रही है और वो सिटी में आ रहे हैं। आपको लगता है कि ये कहीं ना कहीं इफेक्ट कर रहा है फार्म हाउसेस प्रोजेक्ट जो है वो? फार्म हाउस प्रोजेक्ट्स देखिए कैसा है, अब ह्यूमैनिटी, अब इंसान पॉपुलेशन तो बढ़ ही रही है, तो एरिया भी बढ़ रहे हैं, शहर भी बढ़ रहे हैं, गांव भी बढ़ रहे हैं, सब कुछ बढ़ रहा है। तो उससे अफेक्ट तो ऑब्वियसली हो ही रहा है, एनवायरनमेंट को भी हो रहा है। लेकिन जो लॉज है, अगर उनको प्रॉपर तरीके से आप अगर फॉलो करेंगे तो एनवायरनमेंट के लिए, जैसे झाड़ अगर जो कट रहे हैं किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी के अंदर, तो उसके बदले में उनको इतने झाड़ लगाने का भी काफ़ी रूल है। जो एनवायरमेंटल क्लियरेंस जो आज के टाइम पे नागपुर NMRDA भी चार्ज कर रहा है उसके चार्जेस, दे आर चेकिंग कि भैया इनका किसी का अगर इतना गोडाउन है या फिर इनका इतना लेआउट के प्रोजेक्ट्स है, तो इनको इतना मिनिमम झाड़ उनको लगाना पड़ता है। हाँ, झाड़ उतने लगाना पड़ेगा उन लोगों को, मतलब वो रूल है आज। जैसे हमारा एक प्रोजेक्ट है जिसके अंदर हम लोगों ने तकरीबन 1200 ट्रीज लगाए। बट कहीं जंगली जानवरों का एरिया कम हो गया है, वो एरिया कहीं तो ऐसा कम लगता होगा है? ही, हाँ। क्योंकि ह्यूमैनिटी की पॉपुलेशन इतनी बड़ी, तो वो तकलीफ है ही। तो आपको कहीं ऐसा लगता है कि जो गवर्नमेंट है उन्हें फार्म हाउस प्रोजेक्ट्स को लिमिटेड करना चाहिए, या फार्म लिमिट? हाउस प्रोजेक्ट्स की बात नहीं, आप कोई और डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट्स भी पकड़ेंगे तो सारे प्रोजेक्ट्स के अंदर देखिए ये प्रॉब्लम तो अराइज होना ही है। शहर बढ़ रहा है तो पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो घर भी ज़्यादा बढ़ेंगे। आप हॉरिजॉन्टली बोलो या वर्टिकली बोलो, वो कहीं ना कहीं एक तरीके से एनवायरनमेंट को भी अफेक्ट करेगा और एनिमल्स को भी अफेक्ट करेगा। तो वर्टिकल हाउसिंग पे हमें जाना चाहिए, या फिर प्लॉटिंग भी क्यों एक्सपांड करना चाहिए? देखिए, दोनों अपनी अपनी जगह पे है। उसका रीज़न ऐसा है कि वर्टिकली भी बढ़ेंगे और अगर हॉरिजॉन्टली भी बढ़ेंगे तो मार्केट सेगमेंट इतना बड़ा है, बस आप कुछ इस तरीके से काम करना चाहिए कि कम से कम हार्म हो और आगे उनकी सेफ्टी भी रहे। आपको क्या लगता है कि जैसे जैसे लैंड कम होते जा रहा है और प्रॉपर्टी के रेट दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, तो लोग रेंटल पे रहना ज़्यादा प्रेफर करेंगे आगे चल के, जैसे कि होटल में जैसे लोग रहते हैं पर डे बेसिस पे, या फिर परचेज करना ज़्यादा प्रेफर करेंगे? फ्यूचर क्या लगता है आपको रियल एस्टेट का, कुछ ऐसा होने वाला? फ्यूचर तो सिर्फ एक ही है, बस बाय कीजिए और रेंट पे दे दीजिए, क्योंकि पॉपुलेशन अपने आप बढ़ना है, इसके अंदर और कोई रास्ता ही नहीं है लोगों के पास में। अनटिल एंड अनलेस हमारे कुछ अंकल लोग जो है, बड़े बड़े कॉर्पोरेट कंपनीज के जो, मतलब आई एम सॉरी, जस्ट लाइक द बिग इन्वेस्टर्स हुआ दे, अनटिल एंड अनलेस दे प्लान टू गो ऑन मार्स। ओके। उसके बदले बस एक ही है कि ज़मीन में पैसा डालो, ये तुमको कमा के देंगे और तुमको ज़मीन पे ही रहना है। अगर कल को हमारे ऑडियंस या व्यूअर्स में से भी जो बड़ा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या प्लॉटिंग लेना चाहते हैं जिसमें अच्छे पैसे कमाना चाहते हैं, मेरे साथ में है RJ वेंचर से जुनेद ठेकिया जी, जिन्होंने रियल एस्टेट के बारे में हमारे कई सारे सवालों का जवाब दिया। मुश्किल सवालों का जवाब भी इन्होंने काफ़ी आसानी से दिया, और व्यूअर्स को, कस्टमर को रियल एस्टेट में क्या पता होना चाहिए, क्या नहीं पता होना चाहिए, और डेवलपर्स, बिल्डर्स आपको कहाँ ट्रिक कर सकते हैं, ये सब सवालों के जवाब भी उन्होंने काफ़ी अच्छे से दिए। अगर आप भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं रियल एस्टेट में, बल्क इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या फिर प्लॉट भी परचेज करना चाहते हैं, तो RJ वेंचर से कनेक्ट कर सकते हैं। मेरे साथ थे अब तक के जुनेद ठिकिया जी RJ वेंचर से। इस तरह की अलग अलग पॉडकास्ट के लिए फॉलो करें और कनेक्ट करें RJ वेंचर से। मिलते हैं आपसे अगली पॉडकास्ट में।